हाय एवरीवन, दिस इज शालिनी। यू आर वाचिंग पॉलिटी अचीवर। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है एंड इसको इंट्रोडक्शन में हम लोग देख लेंगे। कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स, ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मेशन, साइज एंड कंपोजिशन, टर्म ऑफ ऑफिस, रिमूवल, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ दीज मिनिस्टर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से रिलेटेड, पावर्स एंड फंक्शंस। ये सारी चीजें हम लोग आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग माय क्लास, डू सब्सक्राइब माय चैनल अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी क्लास में आए हैं। एंड अदर सोशल मीडिया एप्स पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएंगे। सो लेट्स बिगिन द क्लास। इंट्रोडक्शन। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है? जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, एक पार्टी मेजोरिटी में आती है और गवर्नमेंट बनाती है, तो वो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी बनाती है। ये एक ग्रुप होता है बेसिकली, जिसमें कुछ मिनिस्टर्स होते हैं जो सजेशन यानी एडवाइस देने का काम करते हैं। So Union Council of Ministers is the principal executive organ of the Government of India, which functions as the senior decision-making body of the executive branch. ठीक है। प्राइम मिनिस्टर चेयर सीट, प्राइम मिनिस्टर इसके हेड होते हैं, कंसिस्ट्स ऑफ द हेड्स ऑफ ईच एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स। तो इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कितने तरह के, कितने कैटेगरी के मेंबर्स होते हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले इस साइड में आते हैं मिस्टर गोपाल स्वामी अयंगर। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में 1949 में 3 कैटेगरीज को यहाँ क्लासिफाई किया था। कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स। गॉट इट? तो यहाँ ये 3 कैटेगरीज हैं, उनको आप इधर देख सकते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन होते हैं? दीज आर इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स जिनके पास कुछ इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं, लाइक होम मिनिस्ट्री होगी उनके पास, ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री होगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर्स। तो इस तरह के जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं ये इनके पास होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, दीज कैन इधर बी गिवन इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, और कैन बी अटैच टू कैबिनेट मिनिस्टर्स। या तो इन्हें इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट दिया जा सकता है या फिर किसी कैबिनेट मिनिस्टर के साथ भी इनको जोड़ा जा सकता है। डेप्यूटी मिनिस्टर्स ये क्या होते हैं? दे आर अटैच टू द कैबिनेट मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड असिस्ट देम इन देयर एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल एंड पार्लियामेंट्री ड्यूटीज। ठीक है, तो ये 3 बेसिकली यहाँ पर कैटेगरीज होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से होता है? प्राइम मिनिस्टर एक लिस्ट तैयार करते हैं, उनके जो कलीग्स होते हैं जिनको वो मिनिस्टर बनाना चाहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, उनकी एक लिस्ट तैयार करते हैं और इस लिस्ट को वो प्रेसिडेंट को भेजते हैं। ठीक है। अब यहाँ जब प्रेसिडेंट उस लिस्ट को देखेंगे और उसके बाद उन सभी मिनिस्टर्स को वो शपथ दिलाने का काम करते हैं। ही इज द की स्टोन ऑफ द कैबिनेट आर्क। तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर के लिए बात कही गई है। So if we talk about the formation of Council of Ministers, so according to Article 74 of the Constitution deals with the status of the Council of Ministers, and Article 75 deals with the ministers' appointment, tenure, responsibility, qualification, oath and salaries and allowances. ठीक है, तो ये 2 जो आर्टिकल्स हैं काफी इंपॉर्टेंट हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए। ओथ एंड सैलरी ऑफ मिनिस्टर्स, शपथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट विल एडमिनिस्टर द ओथ्स ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी टू द मिनिस्टर्स। जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो मेंबर्स होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, इनको शपथ दिलाने का काम प्रेसिडेंट का होता है। जब प्राइम मिनिस्टर इनकी लिस्ट प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं कि ये मिनिस्टर्स हैं, इनको हम अपॉइंट करना चाहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, तो प्रेसिडेंट उन सभी को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, ये शपथ है, आप यहाँ देख सकते हैं। सैलरी के बारे में बात करते हैं, तो जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको जो सैलरी मिलती है वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है। कुछ एडिशनल प्रिविलेजेस भी उनको यहाँ पर दिए जाते हैं, कुछ अलाउंसेस दिए जाते हैं, फ्री एकोमोडेशन होता है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस और मेडिकल फैसिलिटीज, ये सारी चीजें उनको मिलती हैं। साइज एंड कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कितना साइज होना चाहिए, कितने मेंबर्स उसमें हो सकते हैं? तो 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के बाद से जो भी मेंबर्स होंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, वो लोकसभा के 15% से ज्यादा नहीं हो सकते।
ठीक है, तो ये 15% डिसाइड किया गया है। टर्म ऑफ ऑफिस, कितना टर्म होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का? आर्टिकल 75 डिक्लेयर्स दैट मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को ये रिकमेंड कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर जो मिनिस्टर है इनको डिसमिस कर दिया जाए। ठीक है, तो उनको वहां पर रेजिग्नेशन देना पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर खुद रेजिग्नेशन मांग सकते हैं 5 साल से पहले किसी भी मिनिस्टर से। एक कंडीशन ये हो सकती है कि प्राइम मिनिस्टर खुद रिजाइन करें। तो अगर प्राइम मिनिस्टर खुद रिजाइन करते हैं, इट मींस पूरी कैबिनेट, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रेजिग्नेशन समझा जाता है। मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अ मिनिस्ट्री कैन रिमेन इन ऑफिस 5 years। अगर ये सारी चीजें नहीं होती हैं तो 5 years का टर्म किसी भी मिनिस्टर का रहता है। ठीक है। रिमूवल, कैसे वो अपनी पोस्ट से हटाए जा सकते हैं? अपॉन डेथ, upon self-resignation, resignation or death of the Prime Minister, upon dismissal by the President for the Minister's unconstitutional act per Article 75 Clause 2, okay? या फिर upon direction from the judiciary for violating the law, या फिर upon seizing eligibility to be a member of Parliament under the provision of collective responsibility under Article 75. As I told you, the Prime Minister and entire Council of Ministers resign if a vote of no confidence is passed in the lower house and in Lok Sabha of the Indian Parliament. तो ये सारी सिचुएशंस हो सकती हैं जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो भी मिनिस्टर्स हैं उनको उनकी पोस्ट से हटाया जा सकता है या फिर वो रेजिग्नेशन देते हैं। Responsibility of ministers. So collective responsibility and individual responsibility. Article 75 and 74 both are very important. तो आर्टिकल 75 में दो तरह की यहाँ पर इमरजेंसी दी हुई है, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ये कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के प्रति एंड इंडिविजुअली रेस्पॉन्सिबल होते हैं प्रेसिडेंट के प्रति। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। This Article 75 clearly states that the COM is collectively responsible to the Lok Sabha. This means that all the ministers own joint responsibility to the Lok Sabha for all their acts of omission and commission. Individual responsibility. So again, Article 75 also contains the principle of individual responsibility. It states that the ministers hold office during the pleasure of the president. ठीक है, which means that the president can remove a minister even at a time when the COM and council of minister enjoys the confidence of the Lok Sabha. However, the president removes a minister only on the advice of the prime minister. तो जैसा मैंने पहले कहा कि प्राइम मिनिस्टर अगर प्रेसिडेंट को ये बोलते हैं, ये एडवाइस करते हैं कि इन पर्टिकुलर मिनिस्टर को उनकी पोस्ट से हटाना है, डिसमिस करना है, तो प्रेसिडेंट ऐसा ही करते हैं, वो उस मंत्री को उसकी पोस्ट से हटा सकते हैं। तो यह इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से रिलेटेड? तो यहाँ कुछ आर्टिकल्स हैं जो COM से रिलेटेड हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 74 जो अभी हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, कमीशन टू असिस्ट एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 74 यहाँ पर कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगी, ये हम सभी ने पढ़ा है। एंड आफ्टर सच रिकंसिडरेशन द प्रेसिडेंट मस्ट एक्ट ऑन द रिकमेंडेशन प्रेजेंटेड। ठीक है, और प्रेसिडेंट उनकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं, उनकी एडवाइस होती है, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। Article 75 other ministerial provisions. The president appoint the prime minister under Article 75, and on the prime minister's recommendation the president appoints the other ministers. Okay, तो यहाँ पर appointment की बात हो गई है। The overall number of ministers in the COM, including the prime minister, must not exceed 15% of the total strength of the Lok Sabha. ये हम लोगों ने देख लिया है 91 Constitution Amendment Act 2003 के अकॉर्डिंग ये चेंजेस हुए थे। If a minister is not a member of parliament, अगर किसी भी एक हाउस का मेंबर वो नहीं है, किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, तो उसके लिए कंपलसरी है कि वो विदिन 6 मंथ किसी भी एक हाउस की मेंबरशिप हासिल कर ले। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिजनेस कंडक्ट। The President shall establish guidelines for the more efficient conduct of Government of India business
एज वेल एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सच बिजनेस अमंग मिनिस्टर्स। तो किस तरह का कोड ऑफ कंडक्ट होगा ये यहाँ डिसाइड कर दिया जाता है। आर्टिकल 78 ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। एक वीडियो मैंने बनाया था रिलेशन बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो उसमें आपको ये सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, आर्टिकल 74, 75, 78 इवन। तो उसको आप जाकर देख सकते हैं, उनका लिंक भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके। ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू इन्फॉर्म द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल COM डिसीजंस। तो यहाँ पर ड्यूटी क्या होती है प्राइम मिनिस्टर की? बेसिकली 3-4 क्लॉजेस हैं कि जो भी डिसीजन वो लेंगे उसके बारे में प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करना होता है। ठीक है, तो यहाँ सारी जो काम है वो प्रेसिडेंट के नॉलेज में ही रहते हैं। ठीक है, जो भी यूनियंस अफेयर्स हो, लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव्स होते हैं, ठीक है, उन सभी के बारे में प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म किया जाता है। आर्टिकल 88 कहता है एवरी मिनिस्टर हैज द राइट टू स्पीक एंड पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ ईदर हाउस, एनी जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस, एनी कमेटी ऑफ पार्लियामेंट टू विच ही मे बी अपॉइंटेड। तो कोई भी अगर हाउस होता है पार्लियामेंट का या जॉइंट सिटिंग होती है तो उन सभी में वो लोग बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्लियामेंट की कोई भी कमेटी हो जिसमें वो अपॉइंट हुए हो, ठीक है। However, he will be unable to vote। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। तो क्या पावर्स एंड फंक्शंस हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, यहाँ देख लेते हैं। डिटर्मिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज। जो भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा में, क्या पॉलिसीज बनाई जाएंगी और उनका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगा, ये सारा काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होता है। ठीक है, मिनिस्टर्स किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी पॉलिसी को यहाँ पर प्रपोज करते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर, इस मैटर के ऊपर पॉलिसी आनी चाहिए। उस पॉलिसी को वहाँ वो प्रपोज करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। ठीक है, आफ्टर द डिस्कशन, आफ्टर द एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन करने का काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होता है। फॉर्मुलेशन ऑफ लॉज, कानून बनाना, लॉ मेकिंग, ये जो काम है ये पार्लियामेंट का होता है बेसिकली। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ना, इनकी पार्टी की मेजोरिटी होती है लोकसभा में, तो ये यहाँ पर लॉ मेकिंग करते हैं। कानूनों को बनाने का जो काम होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होता है। ठीक। एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी यहाँ पर पॉलिसीज बनाई जाती हैं उनको इम्प्लीमेंट करना और एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्पॉन्सिबिलिटीज को यहाँ पर फॉलो करना, ये सारा काम जो है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होता है। और ये सिविल सर्वेंट्स की हेल्प से यहाँ पर इस काम को करते हैं। ठीक है, जब भी कोई बिल प्रपोज होता है उसके बाद उस पर डिस्कशन होता है, देन जब वो एक्ट बनता है और फिर इम्प्लीमेंट होती है वो पॉलिसी, वो एक्ट। ठीक है, इसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट होती हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, कैसे इस पॉलिसी को लेकर हमें ग्राउंड पर आना है, कैसे इसे हम लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो एग्जीक्यूट करने का काम है ये सिविल सर्वेंट्स की हेल्प के साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं। फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी, अब जो भी आपने देखा है कि पार्लियामेंट में बजट प्रपोज किया जाता है तो ये कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं। ठीक है, अगर मनी बिल की बात हो, ठीक है, मनी बिल की बात होती है तो मनी बिल भी लोकसभा में ही सबसे पहले प्रपोज किया जाता है। फिर चाहे वो सेंटर स्टेट के बीच में जो भी जो फाइनेंस है उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने की बात हो, जो ग्रांट्स देने की बात आती है तो फाइनेंस कमीशन होता है। ठीक है, जो हर 5 साल के बाद प्रेसिडेंट बनाते हैं, ये सारी चीजें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही देखते हैं। ठीक है, एंश्योरिंग कोऑर्डिनेशन, किस तरह से पार्टी के बीच में या जो भी मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, उनके बीच में लोकसभा के जो भी मिनिस्टर्स हैं जहां वो बैठते हैं, किस तरह से कोऑर्डिनेशन बना के रखना है, ये सारा काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होता है। तो एक कोऑर्डिनेशन वो बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं। अगर उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पार्लियामेंट में तो उसके भी वो बहुत ही पोलाइटली आंसर देने की कोशिश करते हैं। बेसिकली उनकी ड्यूटी होती है आंसर करना। पावर्स रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट, जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, मैंने बताया कि 3 कैटेगरीज होती है मिनिस्टर्स की। तो जो मिनिस्टर्स होते हैं इनके पास कोई ना कोई डिपार्टमेंट होता है, उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी अपॉइंटमेंट होंगे वो सारे काम जो है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही करते हैं। ठीक है, पावर्स रिलेटेड टू फॉरेन स्टेट्स,
तो जो भी फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, विदेश मंत्री होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अगर दूसरे कंट्रीज़ के साथ किसी भी तरह की ट्रीटी है, बायलैटरल ट्रीटी है या फिर किसी और तरह के एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, तो इन सभी पर जो सिग्नेचर होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ही होते हैं, विदेश मंत्री के होते हैं। जिस तरह का वो जो एग्रीमेंट है वो दूसरे कंट्री या दूसरे स्टेट के साथ करते हैं। ठीक है? तो यहाँ कहते हैं कि प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते हैं, तो प्रेसिडेंट के बिहाफ में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही सारे काम करते हैं। पावर रिलेटेड टू इमरजेंसी, तो इमरजेंसी के दौरान आपने देखा है 3 तरह की इमरजेंसी हमारे यहाँ लगती है। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 स्टेट में पार्लियामेंट प्रेसिडेंशियल रूल, एंड आर्टिकल 360 जिसमें हम फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बात करते हैं। तीनों इमरजेंसी लगती हैं। इन इमरजेंसीज के दौरान प्रेसिडेंट तो इमरजेंसी लगा देते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर। बट यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर जो काम होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही करते हैं। ठीक है, तो ये सारे पावर्स एंड फंक्शंस हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। इसके अलावा यहाँ पर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं, एंड इनके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सो आई होप सो आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, एंड इफ यू लाइक इट, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। मिलते हैं किसी और क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।